समझेंगे कि जो कोर है एल्गोरिथम्स का वो समझ आ जाए, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो समझ आ जाए, ठीक है, कि प्योर मैथ्स में जाने का तो पॉइंट ही नहीं है हमारे पास, राइट, कि प्योर मैथ्स में जाना तो फिर तो वो स्टैट्स वाले हो जाता है, वो सब्जेक्ट ही अलग हो जाता है ना। तो अपना कोलैब वगैरह खोल लो, और जिसमें आपने लास्ट टाइम वर्क किया था उसी में आगे वर्क करेंगे। मेरे को एक सेकंड देना, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, फिर बात करते हैं उनके एल्गोरिथम्स के बारे में। ओके, तो यहाँ देखो, या सो लीनियर रिलेशन वाला पार्ट था, ये हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, इसके अंदर हमने मीन स्क्वायर एरर वगैरह कवर कर लिया था सब कुछ, ठीक है। इसके बाद जो आज हम बात करेंगे सबसे पहले, दैट विल बी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। अब द मेन डिफरेंस बिटवीन लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज कि लीनियर रिग्रेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो हम एक स्ट्रेट स्केल की बात करते हैं। जब भी मैं लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ तो हम एक स्ट्रेट स्केल की बात कर रहे होते हैं कि भाई इक्वल इंटरवल्स पे हमारा कुछ डेटा है, हम उसके ऊपर रिग्रेशन मॉडल इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे पास बेसिकली इक्वल इंटरवल्स पे कुछ डेटा है, ठीक है, जैसे डेट्स हो सकती हैं, या फिर हमारे पास कुछ टाइम सीरीज का डेटा हो सकता है, राइट। तो इक्वल इंटरवल्स पे हमारे पास डेटा है, उस पर हम लीनियर रिग्रेशन इंप्लीमेंट करते हैं। बट जब आप एक रियल लाइफ सिनेरियो देखोगे, जब आप रियल टाइम डेटा डेटा देखोगे, तो कभी भी ना वो इक्वल इंटरवल्स पे होता नहीं है, दे विल बी रैंडम इंटरवल्स, क्योंकि जब मैं रियल लाइफ की बात करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिससे डेटा इन्फ्लुएंस हो सकता है, राइट। तो द मॉडल्स दैट वी यूज फॉर दिस अनइक्वल या फिर जिसमें इंटरवल इक्वल नहीं है उस डेटा को स्टडी करने के लिए, उस डेटा के ऊपर प्रिडिक्टिव एनालिसिस करने के लिए जो मॉडल्स हम यूज करते हैं वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन इज मोर लाइक अ बेस फॉर मशीन लर्निंग, ठीक है, जो मेन हमारे एल्गोरिथम्स है वो हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, उसके बाद डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, एंड देन लास्टली वी हैव दैट एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है। चार एल्गोरिथम्स हमारे पास जो कि मेजरली हम यूज करते हैं, ठीक है। जो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ना लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। और मैं इसको बहुत बेस लेवल पे समझाऊं तो जब मैं लीनियर रिग्रेशन की बात करता हूँ, यहीं पे दिखा देते हैं। तो जब मैं लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा होता हूँ तो मेरे पास डेटा कुछ इस तरीके का होता है, या तो इस तरीके का ग्राफ होगा या इस तरीके का या इस तरीके का स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा, ठीक है, कि भाई एवर इंक्रीजिंग एवर डिक्रीजिंग इस तरीके का डेटा होता है, उसके ऊपर ज्यादा लीनियर रिलेशन अप्लाई करता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी जो हमारे पास इक्वेशन होती है एरिया अंडर द ग्राफ वाली, वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं इस पे, ठीक है। जब मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करता हूँ तो मेरे पास डेटा जो होता है ना वो किसी भी टाइप का हो उसके ऊपर लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्क कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, एक रैंडमली डेटा है, डिप्स भी आ रहे हैं, हिल्स भी हैं, एंड ओवरऑल इंक्रीजिंग डेटा है, राइट, ओवरऑल इंक्रीजिंग डेटा है ना। तो ये जब ग्रो कर रहा है तो हम जब इसको लॉगरिथमिक स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, यहां से ग्रो करके सीधा गया है, क्योंकि आगे का तो हमें पता ही नहीं है, आएगा तो हमें पता ही नहीं है, राइट। तो आप किसी भी रियल लाइफ डेटा के ऊपर देखोगे ना तो ज्यादातर आपको लॉगरिथमिक स्केल लगता हुआ ज्यादा दिखेगा कंपेयर टू लीनियर स्केल, ठीक है। एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन वही सेम रिग्रेशन वाली इक्वेशन को फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हैं हम इसके अंदर भी, ठीक है। बट नाउ द स्केल इज लॉगरिथमिक, जो वैल्यूज है बीटा नॉट एंड बीटा वन की वो लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर वर्क कर रही है, ठीक है, सिंपल।
इतना ज्यादा मैथ्स में जाने की जगह, इतना ज्यादा डिफिकल्ट बनाने की जगह, इसको आप इतना सा भी समझ सकते हो कि भाई जब आपके पास लीनियर डेटा होगा तो आप लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करते हो, उसके अलावा कुछ भी होगा तो बाकी एल्गोरिथम्स पे जाते हैं हम फिर। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन सिर्फ और सिर्फ लीनियर डेटा के लिए ही बहुत अच्छे से वर्क करती है। ठीक है, इतनी बात समझ आइए। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अगेन रिग्रेशन का जो नॉन लीनियर वाला पार्ट है वो हो जाता है। ठीक है, सिंपल इनफ। अब जब मैं लॉस रिग्रेशन की बात कर रहा हूं तो यहीं से हमारे पास फाइनली वाला पार्ट शुरू होता है, जिसके अंदर मैं एक्यूरेसी टेस्ट करता हूं, मेरे मॉडल की जो कैपेबिलिटीज है उनको स्केल आउट करता हूं, उसको बेसिकली स्कोर करता हूं। ठीक है, कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे उसको जज किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोड देखूं तो कोड काफी ज्यादा सिंपल है। मैंने सिंपली अपना एसके लर्न में से, साइकिट लर्न में से लॉस रिग्रेशन को इंपोर्ट किया है। ठीक है, उसके अलावा मैंने दो चीजें और इंपोर्ट करी हैं, विच इज एक्यूरेसी स्कोर एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, ये दो हमारे पास बेस होते हैं जिससे हम जज करते हैं किसी भी मॉडल को। ठीक है, एक्यूरेसी इज कि भाई उसने कितना परसेंट ऑफ द डेटा सही प्रेडिक्ट किया, सिंपल। ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स इस चीज को थोड़ा सा इन डेप्थ एनालाइज करता है। ठीक है, अगर मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स की बात करूं तो इस तरीके की हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स होती है। ठीक है, यहाँ पे होता है ट्रू पॉजिटिव, यहाँ पे होता है ट्रू नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे होता है फॉल्स पॉजिटिव एंड यहाँ पे होता है फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, मतलब क्या होता है कि भाई अगर मैं इस फॉर्मेट में बात कर रहा हूं कि एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं डेटा लिखता हूं तो ट्रू पॉजिटिव के अंदर होता है कि भाई डेटा में भी पॉजिटिव था, एक्चुअली भी पॉजिटिव था, मेरे मॉडल ने भी पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया। ठीक है, जब मैं ट्रू नेगेटिव की बात करता हूं तो मेरे डेटा में भी नेगेटिव था रिजल्ट, मेरे मॉडल ने भी नेगेटिव ही प्रिडिक्ट किया। ठीक है, ठीक है, ये तो क्लियर है। ठीक है, जब मैं फॉल्स पॉजिटिव की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है मेरे डेटा के अंदर एक्चुअली नेगेटिव था, मेरे मॉडल ने इसे पॉजिटिव बताया। ठीक है, और जब मैं फॉल्स नेगेटिव की बात करता हूं तो मेरे डेटा के अंदर पॉजिटिव था, मेरे मॉडल ने उसे नेगेटिव बताया। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास एक मैट्रिक्स बन के आ जाती है। ठीक है, चारों कोऑर्डिनेट समझ आए, चारों कोऑर्डिनेट समझ आए इसके कि भाई जो चार नंबर आएंगे उसको किस तरीके से देखना है आपको। ठीक है, अब ना हमें एक्यूरेसी स्कोर के अलावा और किसी मैट्रिक्स वगैरह की जरूरत ही पड़ती है। द रीजन बीइंग कि एक्यूरेसी ना मेरे को बायसनेस नहीं दिखा सकती। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मेरे डेटा के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव है। ठीक है, लेट्स से मेरे डेटा के अंदर 95% ऑफ द डेटा इज नेगेटिव एंड ओनली 5% इज पॉजिटिव। ठीक है, और मैंने कोई ऐसा मॉडल डिजाइन किया जो कि हर एक वैल्यू को नेगेटिव ही बताता है, हर एक वैल्यू को नेगेटिव ही बताता है, राइट। तो यहाँ पे जो 95% है वो तो सारे के सारे सही हो जाएंगे। हाँ, समझ आ रही है मेरी। मेरे डेटा के अंदर 95% जीरोस है, 1% सॉरी 5% वंस है। ठीक है, मैंने कोई ऐसा मॉडल डेवलप किया जो कि ना काफी ज्यादा गलत है और वो हर बार जीरो ही प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, तो इस डेटा के हिसाब से तो उसकी एक्यूरेसी 95% हो गई, इस डेटा के हिसाब से तो उस मॉडल की एक्यूरेसी 95% हो गई। अब ये तो प्रॉब्लमेटिक है ना कि भैया मेरे पास कोई ऐसा डेटा आ गया जिसमें 95% पॉजिटिव है, तो वो तो वहां पे 5% एक्यूरेसी रह जाएगी। तो एक्यूरेसी पे हम विश्वास बहुत ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो बायसनेस नहीं दिखाती। ठीक है, इतनी बात समझ आइए, क्लियर है। अब यही बायसनेस देखने के लिए हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को देख सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको 100 रोज मान लू, और मैं इसको 100 रोज मान लू, तो भाई मेरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी। यहाँ पे आएगा ट्रू पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा ट्रू पॉजिटिव सबसे पहले इस वाले कोऑर्डिनेट में, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव तो मेरे पास जीरो हो जाएंगे कि भाई मेरे मॉडल में तो 5 पॉजिटिव थे, बट प्रेडिक्ट मेरा ये मेरा मॉडल एक भी सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, यहाँ पे जीरो आ गया, है ना। और इसके बाद मेरे पास दिस इज ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव में 95 थे, 95 के 95 उसने सही से प्रिंट कर दिए क्योंकि मेरा मॉडल तो हर एक में जीरो दे रहा है, मेरा मॉडल तो हर एक में जीरो दे रहा है, राइट। तो 095 बन जाएगा। ठीक है, देन वी हैव फॉल्स पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास इस वाले कोऑर्डिनेट में हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, कि भाई जो नेगेटिव थे उसने उसको पॉजिटिव बताया, मेरा मॉडल तो पॉजिटिव किसी को बता ही नहीं रहा, तो यहाँ पे भी एक जीरो आ जाएगा, राइट। उसके बाद है फॉल्स नेगेटिव, जो पॉजिटिव थे बताया गया उनको नेगेटिव, यहां पे 5 आ जाएगा। बात समझ आई किस तरीके से नंबर फिल हुए ये।
अब क्या आप इस मैट्रिक्स को देख के बता सकते हो कि भाई ये एक बैलेंस मैट्रिक्स नहीं है, ये यू कैन से बायस्ड है मेरा मॉडल? नहीं पता लग रहा कैसे करते हैं? बेसिकली कंफ्यूजन मैट्रिक्स को जज करने का तरीका होता है कि जो ये वाला डायगोनल है इसके ऊपर वैल्यूज होनी चाहिए बड़ी, ठीक है, और जो ये वाला डायगोनल है, ठीक है, इसको डबल डायगोनल आउट कर देते हैं, इसके ऊपर वैल्यूज होनी चाहिए छोटी, ठीक है। इस तरीके से जज करते हैं कि भाई यार कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारे पास आई, उसमें एक डायगोनल के ऊपर वैल्यूज बड़ी हैं, दूसरे डायगोनल के ऊपर वैल्यूज छोटी हैं, तो हमारे पास जो मॉडल है वो बायस्ड नहीं है, ठीक है। बट अगर कुछ भी दिक्कत है तो मॉडल बायस्ड है, ठीक है। समझ आया इतना? तो एक्यूरेसी तो आपको पता ही था, कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपने समझ ली है, ओके। अब अगर आप कोड के ऊपर बात करो तो यहाँ पे मैंने लॉजिक रिग्रेशन डिफाइन किया मॉडल में, ठीक है। इसके अंदर मैंने मैक्स आइटरेशंस दिए 500, ठीक है। अब लॉजिक रिग्रेशन में होता क्या है कि किसी भी डेटा पॉइंट को जब हम लॉग स्केल पे रखते हैं ना, तो हमें रिकरिंग वैल्यूज मिलती हैं उससे, तो हमें रिकरिंग वैल्यूज मिलती हैं उससे, ठीक है। तो हमने मैक्स आइटरेशन 500 इसलिए रखा कि भाई वो लॉगरिथमिक स्केल में ना कोई डेटा पॉइंट ऐसा ना आ जाए जो फंसी जाए, कि भाई इन्फिनिट तक वैल्यू जा रही है, ऐसी वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। तो हमने क्या कि भाई मैक्सिमम आइटरेशन 500 होंगी, ठीक है, ताकि मेरा मॉडल फ्रीज ना हो जाए, ठीक है। 500 के बाद ऑटोमेटिकली बंद कर देगा उसे, ठीक है। उसके बाद मैंने मॉडल डॉट फिट यूज किया टू ट्रेन माई मॉडल, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन डेटा दे दिया अपना, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिडिक्शन करवाए, जो मैंने अपना मॉडल ट्रेन किया उससे मैंने प्रिडिक्शन करवाए, ठीक है। एक्स टेस्ट के जो भी वाई वाला पार्ट था वो मैंने प्रिडिक्शन करवाया। अब मेरे पास दो पार्ट आ गए, वाई प्रेड एंड वाई टेस्ट। वाई प्रेड जो मेरे मॉडल ने प्रिडिक्शन करके दिए, वाई टेस्ट जो मेरे एक्चुअल डेटा था, एक्चुअली लेबल डेटा था, ठीक है। समझ आया? क्लियर है? ठीक है। तो मैंने प्रिडिक्शन करवाए, लास्ट में एक्यूरेसी स्कोर कंफ्यूजन मैट्रिक्स दोनों की फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे अगर आप देखो एक्यूरेसी को एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट वाई प्रेड देना होता है, एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी वाई टेस्ट वाई प्रेड देना होता है। हाँ समझ आइए, सिंपल, ठीक है। उसके बाद बस एक्यूरेसी मेरी 81% की आ गई है, और अगर कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखो तो 139 आर ट्रू पॉजिटिव्स, 79 आर ट्रू नेगेटिव्स, ठीक है। 18 आर माय फॉल्स पॉजिटिव्स एंड 32 आर फॉल्स नेगेटिव्स, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था, इस वाले डायगोनल के ऊपर नंबर बड़े हैं कंपेयर टू दिस डायगोनल, राइट। तो मतलब इसके अंदर देखो, वैसे तो एक आइडियल केस में क्या होगा कि भाई जो वैल्यूज है ना वो सिर्फ इन दोनों में बटेंगी, इन दोनों में कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जो मेरी वैल्यूज है वो एक आइडियल केस में, जब मेरे मॉडल की एक्यूरेसी 100% है, उस केस में होगा कि भाई जो वैल्यूज है सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। इस वाले बैक डायगोनल के ऊपर 0 0 आएगा, ठीक है। बट रियल लाइफ में मेरे पास मॉडल की एक्यूरेसी 100% अचीव करना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो एक नॉन आइडियल, एक रियलिस्टिक केस में क्या होता है कि थोड़ी बहुत वैल्यूज यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव में आती हैं, ठीक है। मतलब वो देखना ये होता है कि भाई जो इन दोनों के बीच डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, ठीक है। वो देखना ये होता है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 18 और 32 है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वैसे तो आप टेक्निकली बोल सकते हो कि भाई 1.5 टाइम्स का डिफरेंस है, बट बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता ये, ठीक है। तो आई वुड से कि हाँ मेरे मॉडल की एक्यूरेसी 81% है, एंड मेरा मॉडल बायस भी नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। मेरा मॉडल बहुत ज्यादा बायस नहीं है, क्लियर है? समझ आया लॉजिक रिग्रेशन? क्लियर है? लॉजिक रिग्रेशन क्लियर हुआ सबको, है ना? एक बार कोड लिख लो, एक बार कोड लिख लो लॉजिक रिग्रेशन का, फिर आगे बढ़ते हैं।
गाइस थोड़ा सा शांत बोल लो। बाकी वो बोल रहा हूँ। पंकज जी लिख लिया कोड। सॉरी, और स्पेलिंग वगैरह सही लिखिए। हाँ पंकज जी डन। क्या हो गया? हाँ दिखाओ क्या हो गया। आर कैपिटल होगा यहाँ पे। यहाँ पे भी आर कैपिटल आएगा। एल बी, एल बी कैपिटल आएगा यहाँ पे। अच्छा आपने वो नहीं रन किया पहले? हाँ वो ट्रेन टेस्ट वगैरह वाला पूरा करना है। डेटा सेट भी नहीं यहाँ से रन करते हुए आओ, रन कर दो एक बार। मतलब वो तो कोई इशू नहीं है। इसमें क्या इशू है आगे ना? अच्छा आपने अभी किया एक्यूरेसी है ना, कंफ्यूजन मैट्रिक्स डाली नहीं अभी। ठीक है। नहीं नहीं इतना ही है अभी। कंफ्यूजन मैट्रिक्स नहीं किया ना आपने? डाल लो अभी, देन वी विल मूव फॉरवर्ड।
Done? ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एल्गोरिथम। ठीक है, अब अगले एल्गोरिथम पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एल्गोरिथम इज कॉल्ड डिसीजन ट्री। ठीक है, काफी सिंपल एल्गोरिथम है। ठीक है, अगर हम उसको थियोरेटिकली समझेंगे बहुत इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, डिसीजन ट्री के अंदर बेसिकली होता क्या है कि अब ना मैं कुछ मैथमेटिक्स वगैरह इतना ज्यादा कर ही नहीं रहा। मैंने सिंपल सा अपना क्या गोल बनाया कि भाई मैं ना मेरा जितने भी बेस वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उन सबको ऐसे एज अ नोड मान लेता हूं। ठीक है, मान लो मैंने तीन बेस वेरिएबल थे मेरे पास, अभी इस वाले केस में हमारा 6 है, बट अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं तीन बेस वेरिएबल का। ठीक है, तो जो एक्स है उसके अंदर बेसिकली तीन कॉलम है अगर हमारे पास, तो मैंने तीन नोड्स मान लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को आउटपुट देखना है। आउटपुट मेरे कितने दो आ सकते हैं, 0 और 1, राइट। तो मैंने दोनों आउटपुट मेंशन कर दिए, 0 और 1। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया। ठीक है, अब व्हाट आई विल डू इज कि मैं ना वेटेड कंडीशंस बनाऊंगा। ठीक है, वेटेड कंडीशंस का बेसिकली मतलब कि भाई अगर ये वैल्यू लेट्स से एज की वैल्यू थी ये, ठीक है, उसमें मैंने 18 का एक ब्रेक लगा दिया। ठीक है, तो 18 से ज्यादा वाले इधर चले गए, 18 से अबव वाले, 18 से कम वाले इधर चले गए। ठीक है, दीज आर 18 से लोअर एंड दीज आर 18 से हायर। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कुछ था, लेट्स से जेंडर था यहाँ पे। ठीक है, तो भाई जो मेल थे वो यहाँ पे आ गए, फीमेल्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, डेटा सॉर्ट होता जा रहा है। यहाँ पे लेट्स से मेरे पास फेयर था, इसके अंदर भी मैंने दो बना दिए, कुछ 1000 से ऊपर लेट्स से। ठीक है, 1000 का ब्रेकिंग पॉइंट डाल दिया, 1000 से ऊपर वाले अलग, उससे नीचे वाले अलग। ठीक है, अब जो 18 से नीचे वाले हैं, क्या मैंने देख लिया कि भाई वो अलग आए हैं, मतलब अकेले आए हैं या कैसे आए हैं, वो सब देख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये अगेन दो में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, ये भी इस तरीके से दो में स्प्लिट हो सकता है। अगेन सारे ही पूरे सारे दो दो में आगे स्प्लिट हो चले जाएंगे। ठीक है, एंड इन दी एंड हमारा गोल क्या रहेगा कि मैं ना इनको आइदर इसमें से किसी एक के ऊपर मैप कर दूं, या तो 0 पर या 1 पर हर एक एंड नोड को मैप कर दूं। करेगा पॉइंट, बात समझ आइए। तो भाई जो मेरे बेस वेरिएबल्स थे वो ब्रेक होते जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के बेसिस पे। ठीक है, जो मेरे बेस वेरिएबल थे वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के बेसिस पे ब्रेक होते जा रहे हैं, और लास्ट में वो किसी एक प्रेडिक्शन के ऊपर जाके लैंड करते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल अ डिसीजन ट्री। ठीक है, ये कंडीशन किस हिसाब से बनती हैं, क्या होती हैं, वो तो हमें मतलब पता नहीं लगता कि भाई एग्जैक्टली क्या कंडीशन फॉर्म हुई है, वो हमें पता नहीं लगता क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ मॉडल ट्रेनिंग। ठीक है, लास्ट में हमारे पास इस तरीके का पूरा एक ट्री रेडी हो जाता है। ठीक है, इसका अगर मैं बहुत बेस रिप्रेजेंटेशन करूं वो तो थोड़ा सा मेसी होगा, तो चलो एक नोड है, इसको हमने दो में डिवाइड किया, ये आगे दो पे चली जाएगी। ठीक है, ये आगे दो पे आ गया। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आउटपुट से, ठीक है, हर एक नोड के आउटपुट से ये इस पे मैप हो गए। ठीक है, तो भाई मान लो अगर कोई पर्टिकुलर वेरिएबल
सिंपल इनफ, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी रीशेयर द स्क्रीन, कुछ नेटवर्क की वजह से मे बी गया है। तो कोड की बात कर लेते हैं। कोड एकदम सेम होता है इसका, इसको जोड़ते हैं। हाँ, कोड ये रहा, इसका कोड भी एकदम सेम है। ठीक है, इसका कोड एकदम सेम है। हमने मॉडल डिफाइन किया, ट्रेन किया, प्रिडिक्शन किया, एक्यूरेसी और कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाल दिए। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे हमारे पास ना, जब मॉडल को डिफाइन, सॉरी, जब मॉडल को हम डिफाइन कर रहे हैं तो दो पैरामीटर्स है मेरे पास। ठीक है, मैक्स डेप्थ एंड रैंडम स्टेट। ठीक है, मैक्स डेप्थ का मतलब होता है कि भाई, हाँ, कितने सब पार्ट तक जाना है मेरे को। ठीक है, मैंने यहाँ पे नन लिखा हुआ है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, जिससे बेस्ट रिजल्ट आ सके उतने सब पार्ट तक चले जाओ। ठीक है, एंड रैंडम स्टेट इज कि भाई मेरे को मॉडल बार बार ट्रेन करना पड़ेगा। तो आई वांट कि जो मेरे पास एक बार डिसीजन ट्री बन गया, वही फाइन ट्यून होता रहे ना, बार बार नया डिसीजन ट्री ना बने। इसलिए मैंने रैंडम स्टेट इक्वल टू 42 लिखा हुआ है। ठीक है, समझ आया? सिंपल है। ठीक है, दिस इज योर डिसीजन ट्री क्लासिफायर। ठीक है, ये वाला कर लो, फिर नेक्स्ट एल्गोरिथम पे चलेंगे। ठीक है, इसका आउटपुट तो मैंने भी रन नहीं कर रखा। आपके तो एक्यूरेसी स्कोर और कंफ्यूजन मैट्रिक्स जैसे ऊपर वाले का आया था वैसे ही आएगा। हाँ, श्योर श्योर, लिख लो। बस नहीं। अब when we are talking about डिसीजन ट्री, ठीक है, डिसीजन ट्री समझ आया है? डिसीजन ट्री में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसी के ऊपर बेस्ड एल्गोरिथम होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं रैंडम फॉरेस्ट, राइट। रैंडम फॉरेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि भाई जैसे यहाँ पे ना मैं एक ट्री बना रहा था, ठीक है, वहां पे अब मैं मल्टीपल ट्रीज बनाता हूँ। एक ट्री मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है समहाउ, ठीक है, एक मेरा यहाँ पे ट्री हो गया। ठीक है, एक ट्री, एक और हो गया, मतलब एन नंबर ऑफ ट्रीज हो सकते हैं। ठीक है, अब एन नंबर ऑफ ट्रीज है, बहुत सारे ट्रीज हैं, तो हर एक ट्री अपना अलग अलग आउटपुट देगा। हर एक ट्री अपना अलग अलग आउटपुट देगा। ठीक है, तो भाई रैंडम फॉरेस्ट का फाइनल आउटपुट कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, फाइनल आउटपुट डिसाइड करने के लिए मेरे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहला होता है वोटिंग। ठीक है, कि भाई 0 और 1 में है, मान लो इस वाले ने 1 बोला, इस वाले ने 1 बोला, इस वाले ने 0 बोला, तो 1 के पास वोट ज्यादा है, तो फाइनल आउटपुट विल बी 1। ठीक है, दूसरा होता है मीन। ठीक है, हम क्या करेंगे, और तीन ट्री थे, दो ने 1 बोला, एक ने 0 बोला है, राइट, इसका मीन निकालेंगे, 2/3 आएगा, राइट, और ये 0.66 हो जाएगा। तो इसको जब हम प्रोबेबिलिटी मैपिंग करेंगे तो ये 1 पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में तो दोनों तरीके से हमारे पास जो आंसर है वो 1 ही आ रहा है। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि जो मीन वाला कंसेप्ट है ना, ये जो मीन वाला कंसेप्ट है, ये टू कैटेगरीज के लिए वर्क करता है सिर्फ। जब मेरे पास डेटा दो ही कैटेगरीज में आ रहा हो,
तभी मैं मीन वाला कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ, वरना अगर मेरे पास 2 से ज्यादा कैटेगरीज हैं तो मेरे को वोटिंग ही यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो रैंडम फॉरेस्ट और डिसीजन ट्री में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस बीइंग कि भाई जब मैं बहुत सारे डिसीजन ट्रीज को मिला देता हूँ तो मेरे पास एक रैंडम फॉरेस्ट बन जाता है। गेटिंग अ पॉइंट? और नाम से भी समझ आ रहा है भाई, ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज मिला दिए, फॉरेस्ट बन गया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो इसमें अगर मैं रैंडम फॉरेस्ट का कोड दिखाऊं, तो हियर आई हैव रैंडम फॉरेस्ट। इसके अंदर मैंने एक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और डाली हुई है। ठीक है, इस पे अभी आप ध्यान मत देना, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोड देखोगे अगर आप, तो कोड एग्जैक्टली सेम है। मैंने मॉडल को इंपोर्ट किया, मॉडल डिफाइन किया, ट्रेन किया, प्रिडिक्शन करे, एक्यूरेसी और कंफ्यूजन निकाल दिया। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज द पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स मेरे पास एन एस्टिमेटर्स है एंड रैंडम स्टेट है। ठीक है, रैंडम स्टेट फॉर टू तो पता ही लग गया आप लोगों को क्यों दिया मैंने, ताकि हर बार चेंज ना हो जाए, जो मेरे ट्रीज बनेंगे वो चेंज ना हो जाए। एंड एन एस्टिमेटर्स इज बेसिकली कि भाई कितने नंबर ऑफ ट्रीज चाहिए मुझे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 50 लिखा है, तो बेसिकली मेरे को 50 ट्री बनेंगे एंड 50 ट्रीज के बेसिस पे मेरा जो प्रिडिक्शन है वो होगा। ठीक है, सिंपल है। अब तक हमने जो 4 एल्गोरिथम पढ़ी, मतलब नहीं नहीं, इसका कोई लॉजिक नहीं होता। इट्स लाइक जब भी आप किसी भी ऐसी चीज की बात कर रहे हो ना जहाँ पे आप नंबर्स डाल रहे हो, तो उसका ना हमेशा एक प्लेटेव कर्व होता है। अगर मैं बहुत सारे अलग अलग नंबर्स को टेस्ट करूंगा, 1 से लेके लेट से मैंने 100 तक टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। सॉरी, नहीं 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 नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई लेट से मैंने 1 से लेके 100 तक बहुत सारे नंबर्स पे टेस्ट किया, तो जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस तरीके का बनता है हमेशा। तो कुछ इस तरीके का बनेगा हमेशा। हाँ, एक स्टेट के बाद प्लेटो आ जाएगा। राइट, तो भाई शुरुआत में जब नंबर बढ़ाऊंगा मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, बट एक पॉइंट के बाद मैं नंबर बढ़ाता रहूँ, एक्यूरेसी इंप्रूव होनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो वही वो चीज आसपास 50 के पड़ती है फॉर दिस डेटा। ठीक है, आप अलग अलग नंबर्स ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप वो नहीं बिन्स फाइंड करते हैं जैसे हम, वही सेम रहता है कि भाई ऐसा लास्ट नंबर फाइंड करना है जहां पे एक्यूरेसी एक्चुअली इंक्रीज हो रही है। दैट इज द ओनली गोल। ठीक है, ये वाला कोड कर लो। इसमें जो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वाला पार्ट है उसे अभी छोड़ देना। ठीक है, वो हम जब बाद में मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे तब करवाऊंगा। अभी के लिए आप सिर्फ एक्यूरेसी स्कोर एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स के साथ कोड को लिख लो। ठीक है, सेम ही कोड आप कॉपी भी कर सकते हो। हो गया? ठीक है, तो दिस वाज रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एल्गोरिथम मेरे पास आती है दैट इज कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर मशीन, एसवीएम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कोड दिखा देता हूँ एक बार उसका। ठीक है, तो कोड कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे पैरामीटर्स बढ़ गए हैं एंड एवरीथिंग इज हायर। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन एक्चुअली वो कैसे करती है। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सपोर्ट वेक्टर मशीन, तो यहाँ पे ना इट्स लाइक अ फिल्टर। ठीक है, एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, सो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मेरे पास कुछ लेटर्स के कटआउट्स हैं, ये ए हो जाएगा, दिस विल बी बी, इसी तरीके से मेरे पास सी है एंड अलग अलग कटआउट्स है मेरे पास। ठीक है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास फिल्टर्स हो सकते हैं।
कि भाई अगर मैं कुछ इस तरीके का अगर बनाऊंगा तो इसमें से सिर्फ ए ही पास हो पाएगा, है ना। अगर मैं या फिर कुछ इस तरीके का बनाऊंगा तो इसमें से सिर्फ बी पास हो पाएगा। गेटिंग अ पॉइंट, गेटिंग अ पॉइंट। फिल्टर का कंसेप्ट समझ आया? ठीक है। एसवीएम में भी एक्चुअली यही होता है कि अब ना लेट्स से मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर शेप है, ठीक है, जो कि मैं दो तीन फिल्टर स्टैक कर देता हूं जब, तो तब उसमें से पास होगी। तो भाई वो शेप में आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, वेरीफाई कर सकता हूँ, राइट। कि भाई मेरे पास बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मैंने तीन चार फिल्टर लगाए, आई वांट कि जो इन तीनों चारों फिल्टर में से शेप पास हो पा रही है वही मेरे को फाइनली चाहिए। पॉइंट। तो इस तरीके से फिल्टर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इन फिल्टर्स को एसवीएम की लैंग्वेज में कहा जाता है कर्नल, ठीक है। इन फिल्टर्स को एसवीएम की लैंग्वेज में कहा जाता है कर्नल, ठीक है। अब जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि भाई जब मैं एसवीएम की एल्गोरिथम ट्रेन करने स्टार्ट करता हूं तो उसका गोल क्या रहेगा, वो ना दो कर्नल फाइंड आउट करेगा, ठीक है। दो तीन चार 10 जितनी भी हमारे कैटेगरी है उतने वो कर्नल फाइंड आउट करेगा, ठीक है। इस केस में दो करेगा, ठीक है। कर्नल का मतलब क्या हुआ कि भाई फिल्टर्स बनाएगा वो अलग अलग, ठीक है, कि भाई इनसे पार हो गया अगर कोई ऑब्जेक्ट तो उसका प्रिडिक्शन 0 हो गया। कोई उसने अलग फिल्टर बनाए, कोई डेटा पॉइंट इनसे पास हो गया तो उसका प्रिडिक्शन 1 हो गया। गेटिंग पॉइंट, गेटिंग पॉइंट, ठीक है। दिस इज द एल्गोरिथम फॉर एसवीएम, ठीक है। फिल्टर्स डेवलप करता है, ठीक है, एंड उनसे पास होने देने पे वो उसको या आइदर 0 या 1 में प्रिडिक्ट कर देता है। इस तरीके से अगर मेरे पास 10 कैटेगरीज होती तो वो 10 अलग अलग फिल्टर्स बनाता, ठीक है। समझ आया एसवीएम का कंसेप्ट? ठीक है। अब जो फिल्टर्स का कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बताया ना, ये तो मैंने विजुअली एक्सप्लेन कर दिया है। दीज आर एक्चुअली योर मैथमेटिकल फिल्टर्स होते हैं ये, ठीक है। मैथमेटिकल फिल्टर्स होते हैं जैसे भाई y और x के टर्म्स में होते हैं। सो y इक्वल्स 2x+3 समथिंग इक्वेशन हो सकती है एक फिल्टर की, ठीक है। कि भाई y का आंसर 1 आना चाहिए तभी नेक्स्ट फिल्टर पे जाएगा वरना ब्लॉक कर देगा उसे वो। करेगा पॉइंट कि x की ऐसी वैल्यू जो y को 1 बना रही है सिर्फ वही पास होने देगा, बाकी को ब्लॉक कर देगा। इस तरीके के फिल्टर्स होते हैं ये, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? अब जो फिल्टर मैं बना रहा हूं ना ये बस तीन तरीके के होते हैं। जो मैं फिल्टर बना रहा हूं ये मेरे पास तीन तरीके के होते हैं। एक होता है मेरे पास सिंगल वेरिएबल, एसवी लिख लो इसे, ठीक है, सिंगल वेरिएबल। देन वी हैव पॉलिनोमियल, मतलब मोर देन टू या दो से ज्यादा वेरिएबल वाला, ठीक है। देन वी हैव आरबीएफ, आरबीएफ स्टैंड फॉर रेडियल बायसिस फंक्शन, ठीक है। जो रेडियल बायसिस फंक्शन है ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट फिल्टर है, बाकी दोनों तो सिर्फ थियोरेटिकल एग्जिस्ट करते हैं, बस उनको बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता। बट जो आरबीएफ है दैट इज अ प्रीटी गुड फिल्टर, काफी अच्छा कर्नल वर्जन है, तो आप आरबीएफ ही यूज करते हो हर जगह पे, ठीक है। इसके अंदर इक्वेशन ही बन रही है, ठीक है। आरबीएफ में जो सेपरेश रेडियल बायसिस फंक्शन, ठीक है। तो आरबीएफ के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि भाई इसके अंदर ना हमारे पास जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं लाइक प्री डिफाइंड वैल्यूज होते हैं, पाई सी, ये सब भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर सिर्फ एक्स के टर्म्स में होता है, इसके अंदर एक्स एंड वाई के टर्म्स में होता है, इसके अंदर वह स्पेशल सिंबल्स भी जाते हैं। मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है हर एक फिल्टर पे, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हम कर्नल डिफाइन करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट मेरे पास होता है दैट इज माय सी वैल्यू, ठीक है। सी वैल्यू बोलते हैं, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंट द स्ट्रिक्टनेस, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट द स्ट्रिक्टनेस, ठीक है। दो में हो सकती है, दो तरीके से लिखते हैं। 0.1 हो सकती है, 1 हो सकती है, 100 हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, ऐसा नहीं है कि 0.1 ही होगी, सिर्फ 0.2 0.3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मतलब तीन कैटेगरी हो गई कि बहुत ज्यादा छोटी, एक मीडियम एंड एक हायर, ठीक है। बहुत ज्यादा छोटी, मीडियम और हायर, ठीक है। इसमें होता क्या है कि भाई और मैं 0.1 करता हूं तो यहाँ पे ना स्ट्रिक्टनेस होती है, ठीक है। ये स्ट्रिक्टनेस का स्केल है जो कि इस तरीके से चलता है, ठीक है, जो कि इस तरीके से चलता है। 0.1 मीन्स कि वेरी लीनियंट, 1 मीन्स नॉट सो लीनियंट, नॉट सो स्ट्रिक्ट, 100 मीन्स वेरी लीनियंट, सॉरी वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है।
मतलब क्या हुआ कि भाई लेट्स से एक एग्जांपल है कि कुछ इस तरीके की मेरे पास शेप थी, ठीक है, ये मेरे पास एक फिल्टर था, ठीक है, इसके अंदर जो शेप आ रही है वो ना कुछ इस तरीके की आ रही है, ट्रायंगल पास होना का ट्राई कर रहा है इससे, ठीक है, जो फुल्ली स्ट्रिक्ट है ब्लॉक कर देगा कंप्लीटली, ठीक है, जो मीडियम है थोड़ा सा लीनियर है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, वो क्या करेगा कि हाँ भाई बहुत कम एरिया है जो कि ब्लॉक हो रहा है तो इसको पास होने दो, और लीनियर वाला तो ऑलमोस्ट लाइक हाँ कि बिल्कुल ही अगर अलग आ रही है तो उसे रोकेगा वरना पास होने देगा सबको, ठीक है, दैट इज द मेन डिफरेंस। तो हम सी वैल्यू को यूज करते हैं ताकि मैं ना अपने जो कैटेगरीज है उनके पीछे बाउंड्रीज को बहुत ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकूं, ठीक है। तो अगर हम कोड की बात करें तो कोड के अंदर मैंने सी वैल्यू 1 डिफाइन करी है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है बहुत ज्यादा लीनियंट भी नहीं है, ठीक है। देन वी हैव कर्नल, मेरे को कर्नल डिफाइन करना था कि किस तरीके का फिल्टर चाहिए मेरे को, मैंने डिफाइन किया आरबीएफ, ठीक है, एंड उसके बाद मैंने रैंडम सेट 42 वही कि भाई जो मेरे फिल्टर्स एक बार स्टैक हो रहे हैं उसी के अंदर फाइन ट्यूनिंग करूंगा, मैं बार बार फिल्टर्स शुरुआत से नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैंने इस तरीके से अपना अच्छा हाँ इसके अंदर एक और चीज कि जो एसवीएम है ना सपोर्ट वेक्टर मशीन है, दैट इज अ कंसेप्ट, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप में एल्गोरिथम नहीं है, ये एक कंसेप्ट है मॉडल्स को ट्रेन करने का। तो इसके अंदर से जो हम एक्चुअल एल्गोरिथम बनाते हैं, एल्गोरिथम बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एसवीसी, सपोर्ट वेक्टर कंट्रोल मशीन, ठीक है। तो हम एक्चुअली एसवीएम के अंदर से एसवीसी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है टू यूज द एल्गोरिथम, ठीक है। तो एसवीसी से कंफ्यूज मत होना, एसवीसी इज जस्ट एसवीएम, ठीक है, सेम ही है दोनों, ओके। तो दिस इज द कोड, बाकी कोड आपका सेम ही है, ये स्कोर्स वगैरह को छोड़ दो अभी, बाकी कोड आपका एग्जैक्टली सेम ही है, ठीक है। मॉडल की डेफिनेशन वाला पार्ट आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, ऊपर जो इंपोर्टिंग वाला पार्ट है और मॉडल की डेफिनेशन वाला पार्ट है उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। नीचे कुछ भी नहीं, बस वो प्रिडिक्शन वाला सेम ही कोड है, जो मेन पार्ट है ना या कोई मॉडल वाला ही है, बाकी जो ऊपर आप रैंडम फॉरेस्ट वाला करता है सेम ही कर लो। तो इसमें ना एक्चुअली मैंने और भी चीजें कर रखी हैं जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, तो अभी के लिए आप सिंपली एसवीसी का कोड ट्रेन कर लो।
हो गया, ठीक है। सो दीज आर माय बेसिक एल्गोरिथम्स, ठीक है। अब इनमें भी ना क्या होता है कि गाइस तुम लोग ही सुन लो, तुम लोगों ने भी ये तक किया था, विपिन। तो अब ना इन एल्गोरिथम में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट ना एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी अचीव कर नहीं पाते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो आपकी एक्यूरेसी भी 80%, 90, 80 से 90 के बीच में या 70 तक भी गिर रही होगी आराम से, राइट। तो एक कैटेगरी होती है 70 to 90 की, इतनी एक्यूरेसी हम अचीव कर पाते हैं, ठीक है। अभी तो जैसे हम एग्जांपल्स करेंगे तो हम बहुत ज्यादा एक्यूरेसी वैसे भी अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट मेरे पास ना एक तरीका होता है एक्यूरेसी पे वर्क करने के लिए, एक्यूरेसी थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए, विच वी कॉल फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। मशीन लर्निंग में कंसेप्ट आ जाता है फीचर इंजीनियरिंग का, ठीक है। अब फीचर इंजीनियरिंग होती क्या है? फीचर इंजीनियरिंग का बेसिकली मतलब है कि भाई जो मेरे बेस वेरिएबल्स है ना, अभी तो मैं बता रहा हूँ, ये कोड सुनो, दिखा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो सुन लो। तो फीचर इंजीनियरिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि भाई मेरे पास जो बेस वेरिएबल्स है, मेरे जो एक्स वाला पार्ट है मेरा, ठीक है, उसके अंदर मैं चेंजेस करता हूं अपने हिसाब से, ठीक है। एंड उसके बेसिस पे फिर डेटा में चेंजेस होते हैं तो एक्यूरेसी ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, राइट। अब जब मैं डेटा में चेंजेस कर रहा हूं, मैं डेटा में चेंजेस कर रहा हूं, तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने से पहले वो चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक बार ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पे चलेंगे और वहां पे ना कोड का पीस डाल देंगे बीच में, ठीक है, ताकि हम सारे मॉडल्स की देख सके एक्यूरेसी वगैरह इंप्रूव हो रही है या नहीं। गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है। तो मेरा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कहाँ है, ये रहा मेरा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। इसके ऊपर हमने दो चीजें डाली हुई है, यहाँ पे तीन चीजें, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। तो जब फीचर इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास ना दो यू कैन से पार्ट होते हैं फीचर इंजीनियरिंग के, ठीक है। एक होता है स्केलिंग, ठीक है, और एक होता है फीचर समराइजेशन बेसिकली, ठीक है। स्केलिंग का क्या मतलब होता है कि स्केलिंग में हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि मान लो मेरे पास 100 रोज थी डेटा की, ठीक है। उन्हीं के बेसिस पे मैं 10 या 20 रोज और क्रिएट कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, जिनकी प्रॉपर्टीज बेसिकली सेम रहे, जो मेरा ओरिजिनल डेटा है उसकी जैसी, बट मेरे पास डेटा बढ़ जाएगा इससे, ठीक है। और डेटा बढ़ने के बाद मेरी एक्यूरेसी, मतलब जब डेटा ज्यादा होगा मेरे पास तो एक्यूरेसी इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। अब ये दोनों मेथड गारंटी नहीं करते कि भाई आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, कई बार ऐसा भी होता है कि एक्यूरेसी गिर भी जाती है, तो ये दोनों मेथड गारंटी नहीं करते कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। बट दिस इज द प्रोसेस जो आप करके देख सकते हैं अपने मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज स्केलिंग, ठीक है। स्केलिंग के अंदर मैंने बताया कि भाई हम जो डेटा है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, डेटा को इलेबोरेट कर रहे हैं, और ठीक है, मान लो 100 रोज थी मेरे पास डेटा की एक्स के अंदर, हम उसको 120 130 तक ले जा रहे हैं, ठीक है, ये कर रहे हैं हम, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस के बेसिस पे हम डेटा को इंक्रीज कर रहे हैं बेसिकली, राइट। अब जो स्केलिंग होती है वो हमारे पास दो यू कैन से तरीकों से या दो एल्गोरिथम से की जा सकती है, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड स्केलर और एक होता है मिन मैक्स स्केलर, ठीक है। दो मेरे पास स्केलर स्केलिंग के एल्गोरिथम्स है, स्टैंडर्ड स्केलर एंड मिन मैक्स स्केलर, ठीक है। हम यूज ज्यादा स्टैंडर्ड स्केलर ही करते हैं क्योंकि दैट इज लाइक इंडस्ट्री रेडी। जो मिनमैक्स स्केलर है वो अभी थोड़ा सा लेटेस्ट है, उसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं है, ठीक है। तो इंडस्ट्री के अंदर आपका स्टैंडर्ड स्केलर ही यूज किया जाता है, उसी का एग्जांपल हमने यहाँ पे किया भी है, ठीक है। कुछ नहीं करना होता आपको, आपको सिर्फ जैसे आप मॉडल डिफाइन करते हो वैसे आप स्केलर डिफाइन करोगे, ठीक है। और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने से पहले, ठीक है, जब तक डेटा मेरा स्प्लिट नहीं हुआ है उससे पहले ही व्हाट आई विल डू इज स्केलर पे फिट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। फिट ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि भाई मैं डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर रहा हूँ कुछ, यहाँ पे मैं डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर लेता हूँ। बेसिक आइडिया क्लियर हुआ स्केलिंग का, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बस यहाँ पे बिफोर शेप और आफ्टर शेप देख लिया, ठीक है। अभी हमारे पास हमारे डेटा के अंदर क्योंकि डमी ही डेटा है तो ऐसा कुछ है नहीं कि स्केल अप किया जा सके उसे, ठीक है। तो आप देखोगे कि बिफोर एंड आफ्टर शेप इस केस में सेम ही आएगी, ठीक है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम रियल लाइफ डेटा, सम किसी अच्छे से डेटा के ऊपर बात कर रहे हो, तो ना आपके जो नंबर ऑफ रोज होते हैं वो बढ़ जाते हैं। समझ आया? कोई डाउट? क्लियर है? ये बस स्केलिंग का कोड लिख लो। या एक काम करता हूँ, पीसीबी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप दोनों कोड ही लिख लेना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था,
सॉरी, सब कुछ है तो फाइल में, ठीक है। आपको भी मैं फाइल भेजता हूँ, या तो आप भी कोड देखते रहना, या लिखोगे ही, लिखने में ज्यादा कंफर्टेबल हो? लिख ही लो, फिर लिखना ज्यादा बेटर एक ऑप्शन है, ठीक है। तो या हाँ, हमने बिफोर शिप आफ्टर शिप देख लिया, हमने स्केलिंग के बारे में देख लिया, ठीक है। सिंपल ही कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है स्केलिंग भी, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं फीचर समराइजेशन के बारे में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फीचर समराइजेशन के बारे में। फीचर समराइजेशन का क्या मतलब होता है कि मान लो भाई, जैसे अभी मेरे पास बेस वेरिएबल ना 6 है, ठीक है। जो 6 के 6 वेरिएबल्स हैं वो कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मान लो मेरे पास, चलो 6 है तो वो तो ठीक है, मेरे पास बिलियंस ऑफ वेरिएबल्स है। जब मेरे पास बिलियंस ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, क्या हो गया, ठीक है। जब मेरे पास बिलियंस ऑफ वेरिएबल्स होते हैं तो मेरे पास प्रॉब्लम ये आती है कि भाई, ऐसा मॉडल जो कि बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेन हो रहा है, वो टाइम एंड रिसोर्सेज सब कुछ बहुत ज्यादा लेता है, ठीक है। तो हम उस केस में यूज करते हैं फीचर समराइजेशन, ठीक है। कि भाई जैसे अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, फीचर समराइजेशन का क्या मतलब है कि जितने भी मेरे फीचर्स है, ये 6 7 8 10 जितने भी हैं, उनको समराइज करके हम एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ फीचर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो जैसे 6 फीचर थे मेरे पास, ठीक है। मैं चाहूं तो इसको 2 फीचर्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। वो जो 2 फीचर्स हैं डेफिनेटली मेरे डेटा की क्वालिटी को थोड़ा सा गिरा देंगे, ठीक है। बट दैट कंपेयर टू द टाइम एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द मॉडल टू गेट ट्रेन्ड इज लाइक कंपैरिजन की वाली बात हो जाती है, ठीक है। कि भाई क्या आप अपने मॉडल की एक्यूरेसी थोड़ी सी कम करना चाहते हो ताकि आपकी कॉस्ट कम लगे, या फिर आपको एक हायर एक्यूरेसी वाला मॉडल चाहिए तो फिर कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, ठीक है। सिंपल, नहीं समझ में आया? बेसिकली प्रिंसिपल फीचर समराइजेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फीचर समराइजेशन का सिंपल से इतना मतलब है कि भाई एक्स जो था मेरा वेरिएबल, जिसके अंदर पहले लेट्स से 6 कॉलम थे, 6 वेरिएबल्स थे, ठीक है। उसको मैं समराइज करके 2 या 3 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड स्केलर, बेसिकली डेटा बढ़ा रहा हूं बस। बस 100 रोज थी, 120 कर दी, स्केलिंग कितना सही है, ठीक है। उसके बाद जब हम पीसीए की बात कर रहे हैं, ठीक है, डी फीचर समराइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फीचर समराइजेशन में क्या हो रहा है कि भाई हमारे पास, मेरे पास वेरिएबल ज्यादा है, उनको मैं समराइज करके 6 के 2 या 3 बना रहा हूं, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली ये किस तरीके से समराइजेशन करता है, वही भाई प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, कि जो बचे हुए मेरे प्रॉपर्टी फीचर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज मेरे जो ओरिजिनल फीचर्स है उनसे मैच कर जाए, ठीक है। अब इससे डेफिनेटली डेटा की क्वालिटी जो होती है उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तो जो आपके मॉडल की एक्यूरेसी आएगी, आपका मॉडल बेसिकली इतना अच्छा निकल के नहीं आएगा, एक्यूरेसी थोड़ी सी गिर सकती है, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि इससे ना हमारी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, द कॉस्ट टू ट्रेन अ मॉडल, ठीक है, जो कि भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आती है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो ये फायदा मिलता है मेरे को फीचर समराइजेशन का, ठीक है। फीचर समराइजेशन हम करते हैं यूजिंग पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एक्सेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे मैंने पीसीए इंपोर्ट किया है, ठीक है, फिर मैंने पीसीए डिफाइन किया है, ठीक है। पीसीए इक्वल टू पीसीए पैकेट में दिया एन कंपोनेंट्स, मतलब जितने भी मेरे वेरिएबल्स हैं वो मेरे को कितने रिजल्टिंग वेरिएबल्स के अंदर कन्वर्ट करने हैं, दो हमने यहाँ पे 2 में कर रखे हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मैंने फिर ट्रांसफॉर्म किया, फिर ट्रांसफॉर्म करने से जो मेरा डेटा था वो 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो गया, समझ आया, क्लियर है, सिंपल है, ठीक, ठीक है। उसके बाद मैंने शेप एंड एक्सप्लेन वेरिएंस देख ली, ठीक है। बेसिकली शेप देख ली कि भाई पहले कितने कॉलम थे अब कितने कॉलम बचे हैं, ठीक है। एक्सप्लेन वेरिएंस तो इतना ज्यादा यूजफुल चीज नहीं है, ठीक है। बट नीचे देखो मैंने ना यहाँ पे प्लॉटिंग भी कर दी इसकी, मैंने अपने जो फीचर समराइजेशन करी उसकी प्लॉटिंग भी कर दी ताकि आप देख पाओ डेटा पॉइंट किस तरीके से चेंज होते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है इतना बात, ठीक है। जब मैंने इसको प्लॉट किया तो एक्सपीसीए के अंदर मैंने एवरी रो फ्रॉम फर्स्ट कॉलम लिया, देन हाँ, इसमें हाँ, नहीं नहीं, एक्स स्केल्ड को एक्सपीसीए में कन्वर्ट किया ना, हाँ
हाँ, मेरे पास ओरिजिनल डेटा था एक्स, पहले उसको स्केल करके मैंने एक्स स्केल्ड बनाया। अब मैं एक्स स्केल्ड वाले पार्ट को फीचर समराइजेशन करके एक्स पीसीए बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मेरे पास जो डेटा रहेगा वो एक्स पीसीए रहेगा। ठीक है, समझ आया? सिंपल इनफ, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, पीसीए का बेसिकली मतलब वही है कि भाई मैं समराइजेशन कर रहा हूँ वेरिएबल्स के नंबर कम कर दे रहा हूँ। ओरिजिनली 6 थे, मैंने यहाँ पे 2 ही छोड़े। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये प्लॉटिंग का कोड है, आप इसको प्लॉट करके देख सकते हो कि भाई एक 2D स्पेस में मेरा पीसीए किस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो या नोट दिस डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, तो दिस इज बेसिकली पीसीए। इसका ये वाला प्लॉटिंग वाला पार्ट है, ये वाला भी कर लो एक बार, इसका ग्राफ भी देख लेना। ठीक है, अब हाँ, पीसीए में ना आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मेरे पास वेरिएबल के नेम्स थे, पहले तो एज जेंडर वगैरह सब कुछ अलग अलग डिफाइन थे। जब मैं उसकी फीचर समराइजेशन करता हूँ ना, तो नाम गायब हो जाते हैं। ठीक है, जो कंपोनेंट्स आते हैं मेरे पास वो प्रिंसिपल कंपोनेंट 1, प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 इस तरीके से आते हैं। ठीक है, सो वही मैंने PC1 एंड PC2 लिख के इसको प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, आप करो ये वाला पार्ट, मैं एक मिनट में आता हूँ। ठीक है, आप करो ये वाला पार्ट, एक मिनट में आता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 बन चुके हैं, उसका स्कैटर प्लॉट भी आ गया होगा। ठीक है, कि डेटा मेरा किस तरीके से समराइज हुआ है। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद जब आपने ये वाली चीज कर ली, तो बस आप अपने प्रिंटर स्प्लिट में जहां पे आपने एक्स दिया था, इस एक्स की जगह पे ये एक्स पीसी दे दोगे। ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग, एक बार रन करते हैं कोड्स को। ठीक है, शुरुआत से रन करना स्टार्ट करता हूँ। गिव मी अ सेकंड। मतलब मैं प्रिंटर स्प्लिट में इसको एक्सपीसी कर देता हूँ, एंड देखते हैं एक्यूरेसी वगैरह किस तरीके से इंप्रूव होती है। या एक काम करते हैं, पहले नॉर्मली रन करता हूँ। ठीक है, ताकि मेरे पास एक एक्यूरेसी का एस्टिमेशन तो आ जाए पहले कि भाई एक्यूरेसी ऑलरेडी है क्या। गिव इट अ सेकंड। ठीक है, और स्टार्ट हो गया है। ये नॉर्मली सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे लॉस रिलेशन की। तो आई एम गेटिंग एक्यूरेसी ऑफ 81.3%। ठीक है, इसको साइड में कहीं पे नोट कर लेते हैं।
LR की एक्यूरेसी नॉर्मली एंड विद फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। LR की मेरे पास आ रही है 81%, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो LR की 81% आ रही है। देन नेक्स्ट अप आई हैव डिसेंट्री, ठीक है। डिसेंट्री की मेरे पास 75% आ रही है। तो डिसेंट्री की 75% मैंने नोट कर ली, ठीक है। देन वी हैव रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट में रन नहीं हुआ है, वेट अ सेकंड। हाँ, रैंडम फॉरेस्ट की 79% आ रही है। एसवीएम की 65 आ रही है, ठीक है। तो एसवीएम की 65 ना, 65% आ रही है, ठीक है। मैंने नोट कर लिया जस्ट टू कंपेयर कि भाई मेरा फीचर इंजीनियरिंग से एक्चुअली एक्यूरेसी पे फर्क क्या पड़ रहा है, ठीक है। अभी हम बायसनेस वगैरह इन सब की बात ही नहीं कर रहे, नॉर्मल एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है उस पर जाता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स पीसीए कर दूंगा, क्योंकि वो मेरा स्केल्ड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा है, वो मेरा फीचर इंजीनियर डेटा है। तो अंडरस्कोर पीसीए लिख दिया, तो अब ये एक्स पीसीए ले लेगा यहाँ पे, ठीक है। बस मेरे को कुछ नहीं करना, मैंने एक्स को एक्स पीसीए किया, इसको मैंने रन किया, ठीक है। यहाँ पे मेरा डेटा की शेप आ रही है, देखो काफी ज्यादा अलग हो गया है ना। डेटा काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद जब मैं नीचे जाता हूँ, तो मैं सबसे पहले लॉजिक रिलेशन को दोबारा रन कर सकता हूँ। एक्यूरेसी गिर गई यहाँ पे देखो, ठीक है। तो लॉजिक रिलेशन में जो एक्यूरेसी मेरी 81% आ रही थी, वो 69% रह गई है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिसीजन क्लासिफायर की, तो 70% रह गई है, इसमें भी एक्यूरेसी ड्रॉप आया है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम रैंडम फॉरेस्ट की बात करें, तो रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी 76 हो गई है, क्योंकि 79 थी। सबकी एक्यूरेसी गिर ही रही है यहाँ पे। भाई मैंने बताया था डेटा फीचर इंजीनियरिंग करने वाला है ही नहीं, इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं कि मैं फीचर इंजीनियर कर पाऊँ उसे, ठीक है। एसवीएम की एक्यूरेसी में 73 हो गई है, एसवीएम की एक्यूरेसी देखो बढ़ गई है, हाँ? आपकी में गिरी है, मैं तो 73% एक्यूरेसी दिखा रहा है, 73 दिखा रहा है, पहले 65 थी ना। हाँ, तो इसकी बढ़ी है, बाकी सबकी गिरी है, ठीक है। तो भाई आप ये चीज देख सकते हो कि फीचर इंजीनियरिंग का इट इज नॉट नेसेसरी कि उससे एक्यूरेसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, गिर भी सकती है, क्योंकि आप ये चीज सोच रहे हो कि भाई जब आप फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आप अपने ओरिजिनल डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हो, अपने ओरिजिनल डेटा की, तो अपने ओरिजिनल डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, राइट। एंड डेटा को मैनिपुलेट करके इट इज नॉट गारंटीड कि एक्यूरेसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे साउथ साइड चला गया, राइट। तो भाई हम पीसी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मशीन लर्निंग के अंदर ना काफी ज्यादा चीजें ट्रायल एंड एरर, ठीक है। मशीन लर्निंग के अंदर काफी सारी चीजें ट्रायल एंड एरर पे होती है, ठीक है। इसलिए हम सैम्पलिंग का कंसेप्ट भी यूज करते हैं यहाँ पे, कि भाई 1 करोड़ रोज के ऊपर मेरे को कोई मॉडल ट्रेन करना है, तो अब मेरे को देखो वेरिफिकेशन करनी है, सब कुछ करना है, तो मैं 1 करोड़ रोज के ऊपर सारे मॉडल ट्रेन करके देख नहीं सकता, टाइम एंड रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लग जाएंगे। तो व्हाट वी डू इज, मैं छोटा सैंपल लेता हूँ, उसके ऊपर सारी टेस्टिंग वगैरह करके जो मेरा फाइनल मॉडल बनता है, जो मेरे को लाइक फाइनली मैं मॉडल सेलेक्ट करता हूँ, उसके ऊपर फिर फाइनल ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग करते हैं, गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है। उसी के सारे कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है। आई बात समझ, आई बात समझ, ठीक है। अब इसके बाद अभी ना हम यू कैन से मशीन लर्निंग का जो सबसे मेजर वाला हिस्सा है वो कवर कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद दो पार्ट मशीन लर्निंग की और बचते हैं, विच इज वन इज क्लस्टरिंग एंड द अदर वन इज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। दो पार्ट और बचते हैं। क्लासिफिकेशन में लास्ट पार्ट हमारा बचता है मैट्रिसेस का, ठीक है। हमारे पास टाइम में हम अभी कवर कर लेते हैं उस चीज को भी, ठीक है। मेरे पास एक लास्ट स्टेप बचता है मैट्रिसेस का, ठीक है। एक बार हम मैट्रिसेस को स्टडी करते हैं। और अच्छा, पाइपलाइन भी बताना भूल गया ना आपको, ये पाइपलाइनिंग की भी बात कर लेते हैं एक बार। तो अगर मैं किस एक कोड को उठा के देखते हैं, हाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया कि भाई मेरे को ना मेरे सारे ही डेटा के ऊपर फीचर इंजीनियरिंग नहीं करनी थी। लेट्स से मैं मल्टीपल मॉडल्स को टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या चाहूंगा कि हर एक मॉडल पे मैं सेपरेटली फीचर इंजीनियरिंग करके देख लूं, ताकि मेरे को कंपैरिजन के लिए मिल जाए कि भाई ओरिजिनली ये इतनी एक्यूरेसी वगैरह दे रहा था, फीचर इंजीनियरिंग के पास इतनी दे रहा है, ठीक है। सो आई कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ
पाइपलाइनिंग। ठीक है, मैं कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ कॉल्ड पाइपलाइनिंग। ठीक है, पाइपलाइनिंग से क्या होता है कि भाई जो मेरा डेटा है वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हुए उसमें फीचर इंजीनियरिंग नहीं होती। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वो नॉर्मली होता है जब मैं मॉडल को ट्रेन करने स्टार्ट करता हूँ, तो तभी ट्रेनिंग के टाइम पे मैं उसमें फीचर इंजीनियरिंग कर रहा होता हूँ। ठीक है, देखो होता कैसे है, मैंने सिंपली एसक्यूएल डॉट पाइपलाइन इंपोर्ट पाइपलाइन किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पाइपलाइन डिफाइन कर दी। ठीक है, पाइपलाइन में क्या डिफाइन कर दिया, फर्स्ट स्टेप स्केलर है, इसके अंदर मैंने स्टैंडर्ड स्केलर दे दिया जो फंक्शन होता है मेरा। ठीक है, फिर पीसीए है जिसके अंदर मैंने पीसीए एंड कंपोनेंट इक्वल टू 6 दे दिया। ठीक है, कि भाई 6 कंपोनेंट में से कन्वर्ट करना है, 6 ही है, 6 में ही रख रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है उससे, राइट। एंड लास्ट में मैंने एक्चुअल मॉडल दे दिया जिस मॉडल को मेरे को ट्रेन करना है, विच इज एलआर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, तब डेटा आएगा, पहले स्केलिंग हो जाएगी, फिर पीसीए हो जाएगा, देन एक्चुअल मॉडल के बाद जाएगा। ठीक है, तो यूज करने के लिए बस जो मैं मॉडल डॉट फिट मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करता था उसी पे पाइप डॉट फिट पाइप डॉट प्रिडिक्ट कर लेता हूँ। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक है, तो एक बार आप लोग ये पाइपलाइन वाला कोड भी लिख लो, तो फिर मैं आपको जो मैट्रिसेस बची हुई वो बता देता हूँ। किसमें? नहीं, एक्यूरेसी में फर्क नहीं पड़ेगा इससे। जो पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट है, क्या कर रहे हो, क्या कर क्या रहे हो? अच्छा, रख दो वापस रख दो उसे। अच्छा, वापस रख दो उसे। ठीक है, तो पाइपलाइनिंग कंसेप्ट ना एक्चुअली आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं करता है। पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट सिर्फ इसलिए है ताकि ना मैं अपने मॉडल की एक पूरी पाइपलाइन डिफाइन कर सकूं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर मेरे को फीचर इंजीनियरिंग वगैरह करनी होती है तो मैं टेन टेस्ट स्प्लिट से पहले करूंगा, फिर पूरा डेटा ही मेरा फीचर इंजीनियर हो जाएगा, राइट। लेट्स से मेरे को ओरिजिनल डेटा की भी नीड है, मैं मॉडल पे चाहता हूँ, मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि भाई ओरिजिनल डेटा के साथ क्या मेरा मॉडल एक्यूरेसी दे रहा था, और जो मैंने फीचर इंजीनियरिंग मतलब स्केलिंग एंड पीसीए कर लिया तब मेरा मॉडल क्या एक्यूरेसी दे रहा है, राइट। सो इंस्टेड ऑफ मैं ओरिजिनल डेटा के ऊपर फीचर इंजीनियरिंग कर दूं, मैं क्या करूंगा, मैं ना मॉडल को दो तरीके से डिफाइन करूंगा, एक बार नॉर्मली, एक बार विद स्केलर एंड पीसीए। ठीक है, तो जब मैं स्केलर एंड पीसीए के साथ मतलब देखो तीन कंपोनेंट हो गए, स्केलिंग कर रहा हूँ, पीसीए कर रहा हूँ, फिर मॉडल डिफाइन कर रहा हूँ, तो ना पाइपलाइन के अंदर डाल के उसे मैनेज कर पाना इजी हो जाता है। करेंगे पॉइंट? हाँ, हाँ जी। नहीं, आप, हाँ, आप कंसेप्ट नहीं समझ रहे। अभी तक हमने क्या किया, मैंने ना ऊपर ट्रेंड स्प्लिट से पहले, आप अपने में देख लो, ट्रेंड स्प्लिट से पहले मैंने कोड अलग अलग लिखा है, देख रहे हैं? स्टैंडर्ड स्केलर का एक कोड लिखा हुआ है, पीसी का एक कोड लिखा हुआ है, फिर मैंने ट्रेंड स्प्लिट किया है, ऐसे किया। उससे हो क्या रहा है कि जो मेरा डेटा आ रहा है, पहले उसके ऊपर स्केलिंग हो गई, फिर फीचर समराइजेशन हो गई, फिर वो स्प्लिट हो गया, आया समझ? ठीक है, अब मेरे को एक्चुअली जब मैं किसी जॉब में या रियल लाइफ में वर्क कर रहा होता हूँ, तो मेरे को ना फीचर इंजीनियरिंग के साथ और बिना फीचर इंजीनियरिंग के दोनों तरीके से अपने डेटा को देखना होता है, अपने मॉडल को देखना होता है कि भाई किसमें एक्यूरेसी ज्यादा मिल रही है। ठीक है, तो जब मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से पहले स्टेप डाल के जो फीचर इंजीनियरिंग करी, तो उससे तो भाई सारा ही डेटा पे फीचर इंजीनियरिंग हो गई, है ना। मैं बिना फीचर इंजीनियरिंग वाले मॉडल्स कैसे देखूं, राइट। तो उसका तरीका है कि भाई इंस्टेड ऑफ डूइंग फीचर इंजीनियरिंग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से पहले, आप डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से नॉर्मली स्प्लिट कर लो। ठीक है, उसके बाद आप मॉडल दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एक तो जो आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का बेसिक मॉडल देखा, ये वाला, एक तो यही है, इसके ऊपर नॉर्मली अपना डेटा आएगा, ट्रेन हो जाएगा। एक मैं पाइपलाइनिंग के थ्रू, एक पाइपलाइनिंग कंसेप्ट है जिसके थ्रू मैं मॉडल डिफाइन करते हुए ही स्केलर और पीसीए डिफाइन कर सकता हूं। पाइपलाइनिंग का सिर्फ इतना सा मतलब है
कि भाई मैं मॉडल के साथ ही अब डेटा पे स्केलिंग एंड पीसीए कर पा रहा हूँ इंस्टेड ऑफ ट्रेन टेस्ट बेड से पहले करने की जगह। क्या? हाँ हाँ ड्रॉ करके बताते हैं, बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं। मार्कर बड़ा होगा यहीं पे दिख रहा है क्या? मार्कर का है। ले आता हूँ, कोई इशू नहीं। देखो, अच्छा ये पढ़ा, ठीक है, डेटा है, ठीक है, इसके ऊपर स्केलिंग कर दी, पीसीए कर दिया, स्प्लिट कर दिया पहले, ठीक है, स्प्लिट कर दिया। अब मेरे को लेट्स से लॉजिक रिग्रेशन का एग्जांपल ले रहे हैं अभी एक ही मॉडल का, ठीक है। अब मेरे को लॉजिक रिग्रेशन ट्रेन करना है, तो मैंने मॉडल ट्रेन कर दिया, उसकी एक्यूरेसी देख ली, ठीक है, बेसिक पाइपलाइन, ठीक है। अब मेरे को ना एक्चुअली में सिर्फ मॉडल और एक्यूरेसी पीसीए वाले पार्ट की नहीं देखनी होती, मेरे को ना नॉर्मली भी देखना होता है। जब मैंने पीसीए मतलब फीचर इंजीनियरिंग नहीं करी तो भी देखना होता है, ठीक है। सो अगर इस वाली अप्रोच के साथ मैं जा रहा हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोबारा डेटा लेना पड़ेगा, इस पे सीधा स्प्लिट करूंगा, फिर मॉडल ट्रेन करूंगा, फिर एक्यूरेसी देखूंगा, ठीक है। अरे ध्यान से, ठीक है। फिर मैं एक्यूरेसी देखूंगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो डेटा को दो बार इंपोर्ट करना पड़ रहा है, दो बार स्प्लिट करना पड़ रहा है, इनएफिशिएंट है ये जो प्रोसेस है, ये इनएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो एक्चुअली पाइपलाइनिंग में इसी कर लेते हैं, ठीक है। देखो पाइपलाइनिंग में एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि भाई मैंने डेटा लिया, ठीक है, उसको स्प्लिट किया, ठीक है। अब मैंने ना मॉडल को दो तरीके से डिफाइन किया, एक तो नॉर्मली एलआर डिफाइन कर दिया, जो कि आप कोड में अगर देखो तो ये वाला पार्ट है, ठीक है। एक मैंने एलआर विद पाइपलाइन डिफाइन किया, एलआर पाइपलाइन के साथ डिफाइन किया, एलआर पाइप ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, जो कि आप कोड में देखो तो ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, दिस इज नॉर्मल एलआर, ठीक है, मैं इसकी एक्यूरेसी सीधे से टेस्ट कर सकता हूं, ठीक है। पर जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यहाँ पे जो स्केलिंग और पीसी है वो हो रहा है पाइपलाइन के थ्रू, है ना। तो अब जो चीज यहाँ पे होनी थी वो सीधा मॉडल के पास हो रही है, तो मेरे पास कंट्रोल आ गया कि जिस मॉडल के ऊपर मेरे को स्केलिंग एंड पीसी फीचर इंजीनियरिंग करनी है उस पे करूंगा, बाकियों पे नहीं करूंगा। आप क्या बोल रहे हो बताओ? हाँ ठीक है, हो गया। हाँ अंतर नहीं होगा कुछ भी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्यूरेसी में डिफरेंस नहीं देखना हमें, ये वाला जो यहाँ जो हमने ये किया और ये वाला जो है ये सेम है, ये किया और जो ये वाला ये सेम है, हमने प्रोसेस दो जो अलग अलग हमें करने पड़ रहे थे उसको मर्ज कर दिया। हाँ मेरे को लगा कि आप वो पाइपलाइनिंग जो ऊपर करी और यहाँ पे करी उसका सेम बोल रहे हो। मैं कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि भाई मेरे को ना दोनों मॉडल्स को कंपेयर करना पड़ता है कि फीचर इंजीनियरिंग के साथ क्या एक्यूरेसी आ रही है और फीचर इंजीनियरिंग के बिना क्या एक्यूरेसी आ रही है। ये किस वाले में, लॉजिक में? क्या पीसीए वाली फीचर इंजीनियरिंग के साथ लॉजिक रिलेशन की बात कर रहे हो ना, बिना के 81% है, विद 69 है। तो उसके बाद मैं अभी देखा जाए रन करते हैं। नहीं स्केलर और पीसी तो हमने ऊपर भी किया ना, इसको एक बार रन कर लेते हैं, एक मिनट। क्या हो गया, अरे कंपोनेंट्स को टू कर देते हैं।
69.7 आई है, 69 आई है। नहीं नहीं, डिफरेंस जो था क्यों आ रहा था ऐसा, जो हमने ऊपर पीसीए किया ना, उसके अंदर दो कंपोनेंट लिए थे हमने। यहाँ पे हमने 6 लिखे हुए थे पहले से, मतलब कोड में जो था ना। अरे आप आपके पास कोड नहीं है एक्चुअली, इन लोगों के पास ना पहले से कोड है, ये साथ साथ नोट नहीं कर रहे। तो कोड में भी मैं किसी और क्लास में कुछ एक्सप्लेन करने के लिए 6 लिखा हुआ था यहाँ पे मैंने, तो उस वजह से चेंजेस आ रहे थे। अगर आप ठीक है, गिर गई होगी। अब पता है क्यों गिर गई? क्योंकि फीचर इंजीनियरिंग 2 बार हो गई, समझ रहे हो? जो अपना डेटा है ओरिजिनल, आपके में क्या हो रहा है कि ऐसा होना चाहिए था। देखो गाइस, प्रोसेस ऐसा दिखना चाहिए था, पाइपलाइनिंग के साथ प्रोसेस ऐसा दिखना चाहिए था कि भाई डेटा आया, स्प्लिट हुआ, नॉर्मली ट्रेन हो गया, पाइपलाइन के साथ ट्रेन हो गया, ऐसा दिखना चाहिए था। एक्चुअली पता प्रोसेस हमारा कैसा दिख रहा है? डेटा आया, स्केलिंग हुई, पीसी हुआ, स्प्लिट हुआ, फिर उसके ऊपर एक मॉडल ट्रेन हुआ, और फिर पाइपलाइन के बाद दोबारा स्केलिंग और पीसी हुआ, फिर मॉडल ट्रेन हुआ। बात समझ आई कि हमने तो ऊपर ऊपर भी तो कर दिया हमने, तो उसको दोबारा रन किया शुरुआत से, रन कर दिया। आए ओके बाय, रन कर दिया। कहीं ना कहीं पे मैं तो कह रहा हूँ प्रोसेस में इश्यूज होंगे। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। 70 आ गई, बेसिकली ऑलमोस्ट सेम ही आ रही है, 69 70। ऊपर से हटा के गया 69 गया, उसके आसपास आ गई, फिर नॉर्मली आ रही थी, है ना? समझ आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट आप लोगों को? आप तीनों ने तो बातें की हैं। हाँ मैंने सब मॉडल के लिए किया हुआ है, यहाँ पे ना आप देखोगे लॉजिक रिलेशन के लिए किया हुआ है, मतलब दोनों के ना दोनों वर्जन लिखे हुए हैं मैंने, पाइपलाइन के साथ भी, बिना पाइपलाइन वाला भी। इसमें इसमें क्या इशू है? give me a second। अरे यहाँ पे 8 दिया हुआ है मैंने। तो मतलब मेरा सेल ही 6 है, कॉलम ही 6 है, तो 8 कैसे होगा ना? देखो कि 75 आ रही है, यहाँ पे डिसेंट्री की 70 थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा वो, ठीक है। फिर रैंडम फॉरेस्ट आ गया अपने पास, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट का भी पाइपलाइन वाला वर्जन आ गया, एंड देन एसवीएम आ गया, एंड एसवीएम का भी पाइपलाइन वर्जन होगा मेरे पास। हाँ, मेरा एसवीएम का भी पाइपलाइन वर्जन है, ठीक है। हर एक उसका मैंने पाइपलाइन वर्जन भी लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, और इसमें ना आप एक चीज नोटिस करोगे कि लीनियर के लिए नहीं लिखा हुआ मैंने ऐसा कुछ, मैंने लीनियर के लिए पाइपलाइन वगैरह वाला वर्जन नहीं लिखा हुआ, ठीक है। क्योंकि लीनियर मेरा जो मॉडल है, डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उसके ऊपर मैं स्केलिंग वगैरह करके क्या ही करूंगा, राइट? तो भाई जो आप एक एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि जो मेन एल्गोरिथम्स है वो 4 ही हैं, ठीक है। वैसे मशीन लर्निंग के अंदर जो कॉल एल्गोरिथम्स है, अगर कोई टेक्निकली पूछे तो 5 है, ठीक है। बट जो मोस्टली यूज एल्गोरिथम्स है वो 4 ही हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसिजन ट्री भी इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, 3 ही मान लो आप, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट एंड एसवीएम। इन 3 एल्गोरिथम्स को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर है? कंसेप्ट अब समझ आया? हाँ जी। नहीं दोनों में ही वो किया था मैंने। किसकी बात कर रहे हो आप बताओ? लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कौन सा? नॉर्मल वाला, पाइपलाइन वाला? पाइपलाइन वाला। खोल रहा हूँ एक मिनट, तो रैंडम फॉरेस्ट है, ट्री एंड हाँ, ये रहा। बोलो। हाँ। अच्छा ये बेसिकली मैंने सिर्फ इसलिए किया कि अगर आप लॉजिक रिग्रेशन में देखोगे ना, तो मेरे पास जो मॉडल
के अंदर पैरामीटर डिफाइन करना है वो एक ही है, मैक्स इटरेशन 500 है ना। तो टेक्निकली मैंने यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया, बट अगर आप नीचे देखो मैंने मॉडल इक्वल टू करके पहले से एक वेरिएबल के अंदर मॉडल बनाया, फिर वो उस पाइपलाइन के अंदर डाला है, तो बात तो सेम ही पड़ती है। पॉइंट मैं बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, जैसे इस वाले पार्ट में देखो आप इसी की बात कर रहे हो, ये मॉडल अलग से यहाँ पे फिर लिखा है ना। इसमें अगर मैं ये वाला पूरा पार्ट कॉपी करके यहाँ पे मॉडल की जगह पे लिख दूंगा ना, तब भी सेम ही चीज बात है। ये डिसेंटली शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, ये नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। जो पहले स्केलर पीसी डीटी लिखा हुआ है ना, ये हमारे दिए हुए नाम है, तो फर्क नहीं पड़ता हमें, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ये भी एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। बट ये थोड़ा सा क्योंकि वियर लगता है ना इस तरीके से लिखा हुआ, तो इसलिए मैंने मॉडल अलग से डिफाइन किया हुआ है उसमें, ठीक है। कोई डाउट्स? इसके बाद ना आपका जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है, क्लासिफिकेशन का मतलब जो कोर पार्ट है उसके अंदर मैट्रिसेस बचती है, ठीक है। हमने एक्यूरेसी और कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास F1 स्कोर होता है, AUC होता है, ठीक है, और क्रॉस वैलिडेशन स्कोर होता है। तीन मैट्रिसेस और होती है अभी, ठीक है। उन तीन के बारे में हम कल पढ़ते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल खत्म नहीं हो पाएगा, कल सिर्फ क्लासिफिकेशन वाला पार्ट खत्म हो पाएगा, उसके बाद हमारे पास क्लस्टरिंग भी बचा है और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन भी बचा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। क्या हुआ?